नमस्कार। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय अपने पेपर सेकंड में सीक्वेंसेस यानी अनुक्रम के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो आज मैं कुछ और थ्योरम्स और डेफिनेशंस के बारे में बताना चाहूँगा। और आज की मेरी पहली थ्योरम है कि इन ए मेट्रिक स्पेस द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस इज यूनिक इफ इट एग्जिस्ट। कि किसी दूरिक समष्टि में किसी अनुक्रम की लिमिट अद्वितीय होती है यदि यह अस्तित्व में है। अब इसे सिद्ध करने के लिए मैं एज्यूम करता हूं कि लेट एक्स एन बी एनी सीक्वेंस ऑफ मेट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी, एंड वी एज्यूम कि लेट लिमिट ऑफ एक्स एन टेंड्स टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू एक्स, कि उसकी जो लिमिट है वो एक्स है। अब मेरे को ये सिद्ध करना है कि पहले मैंने ये एज्यूम किया है कि जो उसकी लिमिट है वो विद्यमान है और वो एक्स है। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि यह जो एक्स एन की लिमिट है यह अद्वितीय है, यूनिक है। अब इसे प्रूव करने के लिए मैं उल्टा एज्यूम करता हूँ कि लेट द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एक्स एन इज़ नॉट यूनिक, कि इसकी जो लिमिट है वो अद्वितीय नहीं है। अगर सीमा अद्वितीय नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x के अतिरिक्त उसकी कोई अन्य सीमा भी जरूर विद्यमान है। तो मैंने एज्यूम किया है कि लिमिट ऑफ एक्स एन टेंड्स टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू एक्स डैश। अब क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो सीमा है वो अद्वितीय नहीं है, तो आपने कहा है कि एक सीमा x है, दूसरी सीमा x डैश है, तो इट इम्प्लाइज x इज नॉट इक्वल टू एक्स डैश। अगर x इज नॉट इक्वल टू एक्स डैश है तो इसका मतलब दोनों बिंदु क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा डी एक्स कॉमा एक्स डैश, दैट विल बी पॉजिटिव। अब मैं एज्यूम करता हूं कि मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसी धनात्मक संख्या एप्सिलॉन विद्यमान है विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी एक्स कॉमा एक्स डैश, कि इसका जो हाफ है, जो डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स है, वो एप्सिलॉन है। अब क्योंकि आपने ये कहा है कि लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू एक्स है, इट इम्प्लाइज कि फॉर एवरी एप्सिलॉन, किसी भी धनात्मक संख्या के लिए आपके पास कोई ना कोई नेचुरल नंबर n1 इस प्रकार का विद्यमान है कि डी एक्स एन कॉमा एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू n1। क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू एक्स है, तो अगर ये है तो आपके पास कोई ना कोई धनात्मक संख्या एप्सिलॉन के लिए कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या या पॉजिटिव इंटीजर n1 जरूर विद्यमान होगी कि डी एक्स एन कॉमा एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू n1। यही बात अपनी जो दूसरी लिमिट है कि लिमिट ऑफ एक्स एन व्हेन n अप्रोचेज इन्फिनिटी इज इक्वल टू एक्स डैश, तो इट इम्प्लाइज देयर आल्सो एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, then there exists a natural number n2 belongs to n such that dxn comma x dash is less than epsilon for every n greater than or equal to n2। अब दोनों के लिए आपने कहा कि dxn comma x या dxn comma x dash is less than epsilon। मैं एज्यूम करता हूं कि लेट n0 इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n1 कॉमा n2, एक तीसरा नंबर दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n1 कॉमा n2, कि n0 इज इक्वल टू n1 है अगर n1 n2 से बड़ा होगा, और n0 इज इक्वल टू n2 है अगर n2 n1 से बड़ा होगा। तो पहले केस में
व्हेन n0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n1, तो आपके पास क्या आएगा, dxn0 x इज लेस देन एप्सिलॉन। पहले वाली इक्वेशन से जब वो बड़ा होगा तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो एग्जिस्ट करेगी। और अगर n2 बड़ा है, अगर n1 बड़ा है तो n0 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n2, तो उस केस में क्या होगा, dxn0 x डैश इज लेस देन एप्सिलॉन। इक्वेशन सेकंड से मैंने लिखा। अब हमने मैट्रिक्स स्पेस की प्रॉपर्टी होती है कि dx, y इज लेस देन और इक्वल टू dx, z प्लस dz, y होता है। तो इसलिए हमने लिखा dx, x डैश इज लेस देन और इक्वल टू dx, xn0 प्लस dxn0, x डैश। इट इम्प्लाइज dx, x डैश इज लेस देन, क्योंकि तीसरे में आपने कहा है dxn0, x इज लेस देन एप्सिलॉन, और dxn0, x डैश दैट इज आल्सो लेस देन एप्सिलॉन। तो अगर a b से छोटा है और c d से छोटा है तो उन दोनों का सम क्या होगा, उन दोनों के सम से छोटा होगा। तो इसलिए हमने कहा कि dx, x डैश इज लेस देन, दोनों का मैंने मान रख दिया एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन। और आपने किस 2 एप्सिलॉन आपने एज्यूम किया था एप्सिलॉन इज इक्वल टू हाफ ऑफ dx, x डैश। तो dx, x डैश किसके इक्वल हो गया, 2 एप्सिलॉन के। तो 2 एप्सिलॉन का मान लिख दिया हमने dx, x डैश। तो आपने क्या सिद्ध किया कि dx, x डैश इज लेस देन dx, x डैश। यानी कि एक तरह से ये कहें कि 2 इज लेस देन 2, तो 2 इज लेस देन 2 तो हो नहीं सकता। अगर 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2 होता तो फिर कह सकते थे हम कि इनमें से एक कंडीशन पूरी होती है तो वो सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन आप क्या कह रहे हैं, 2 इज लेस देन 2, तो विच इज़ इम्पॉसिबल। अगर यह इम्पॉसिबल है तो इसका मतलब जो आपने सपोज किया था वो गलत है। और आपने सपोज क्या किया था कि सीक्वेंस की जो सीमा है वो अद्वितीय नहीं है। ये आपने एज्यूम किया था कि वो अद्वितीय नहीं है, वो यूनिक नहीं है, तो वो गलत है। तो आपके पास क्या आ गया, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस xn इज यूनिक। नेक्स्ट है बेटे क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए सेट। किसी समुच्चय का क्लस्टर पॉइंट। एक्चुअल में मेरे को क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस को समझाना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए सेट बताना चाहूँगा। और ये क्या कि माना आपके पास R एक वास्तविक रेखा है और इसके ऊपर -1 और +1 कोई दो बिंदु हैं। तो जो ये क्लोज इंटरवल -1, 1 है, ये क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स का सबसेट होगा। अब इस -1, 1 के मिड में क्या आ रहा है, 0। इनके बीच में कोई भी पॉइंट ले सकते हो। अब 0 के आसपास हमने एक ओपन इंटरवल a, b ले लिया अराउंड O, जो कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा भी हो सकता है। अब इस ओपन इंटरवल में अनंत बिंदु हो सकते हैं। किसी ओपन इंटरवल a, b में जो कि अराउंड 0 है, इसमें क्या हो सकते हैं, अनंत बिंदु हो सकते हैं। तो ये जो बिंदु 0 है, इस बिंदु 0 को हम कहते हैं कि दैट इज क्लस्टर पॉइंट ऑफ द इंटरवल -1, 1। कि मैं वापस फिर रिपीट करना चाहूँगा कि जो आपके पास वास्तविक संख्याओं में कोई इंटरवल दे रखा है, उस इंटरवल का कोई सब इंटरवल लेकर अगर उसमें अनंत बिंदु विद्यमान होते हैं तो उस बिंदु को हम कहते हैं कि वह जो हमारे पास अंतराल है उसका क्लस्टर पॉइंट है। अब है मेरे पास क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ए पॉइंट x ऑफ ए मीट्रिक स्पेस x, d इज सेड टू बी क्लस्टर पॉइंट और अकमुलेशन पॉइंट और लिमिटिंग पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। कि कोई बिंदु मीट्रिक स्पेस x, d का x उसका क्लस्टर पॉइंट या अकमुलेशन पॉइंट या सीमा बिंदु लिमिटिंग पॉइंट कहलाता है इफ़ for any epsilon greater than 0 and
any positive integer n0, there exists an integer n greater than or equal to n0 such that dx comma xn is less than epsilon. कि कोई बिंदु x जो कि मीट्रिक स्पेस का बिंदु है, उस बिंदु को हम सीक्वेंस का लिमिटिंग पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस कहते हैं अगर आपके पास कोई धनात्मक संख्या एप्सिलन और कोई पॉजिटिव इंटीजर n0 इस प्रकार विद्यमान हो कि वहाँ पर एक ऐसे धनात्मक इंटीजर n भी विद्यमान हो जो कि n0 से बड़ा हो जाए, उसके समान हो कि dx xn कि उन दोनों बिंदुओं के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज पॉजिटिव तो हो लेकिन लेस देन एप्सिलॉन हो, तो हम कहते हैं कि बिंदु x क्या है, हमारा क्लस्टर पॉइंट है। या दूसरे शब्दों में इसे हम और भी सिंपल कह सकते हैं कि वो बिंदु x जो मीट्रिक स्पेस का बिंदु है दैट इज क्लस्टर पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। अगर x को सेंटर मानकर r रेडियस का कोई आप ओपन स्फीयर ड्रॉ करते हैं तो उस ओपन स्फीयर में जो दिया गया अनुक्रम है उसके अनंत बिंदु या अनंत पद विद्यमान हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि कोई सीक्वेंस xn का मीट्रिक स्पेस का बिंदु x एक क्लस्टर पॉइंट कहलाता है यदि x को केंद्र मानकर आप कोई ओपन स्फीयर क्लोज्ड स्फीयर ड्रॉ करते हैं तो उस क्लोज्ड स्फीयर में अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान हों। या तीसरी डेफिनेशन और हम कह सकते हैं कि a real number p is said to be cluster point of the sequence if every interval around p contains infinitely many points of the sequence। कि किसी अनुक्रम का कोई वास्तविक संख्या p क्लस्टर पॉइंट कहलाती है यदि p के इर्द गिर्द कोई ऐसा अंतराल विद्यमान हो जिसमें अनुक्रम के अनंत बिंदु विद्यमान हों। दैट इज देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉडुलस ऑफ xn minus p is less than epsilon for infinitely many values of the sequence। तो हम उस बिंदु को क्लस्टर पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस कहते हैं। नेक्स्ट है मेरा परिबद्ध उपसमुच्चय बाउंडेड सेट। तो लेट A be a subset of the metric space, then A is said to be bounded if there exists a real number r greater than 0 and a point x belongs to x such that for every y belongs to A such that dy comma x is less than or equal to r। कि अगर A किसी मीट्रिक स्पेस x कॉमा d का कोई उपसमुच्चय है तो इस उपसमुच्चय A को हम परिबद्ध कहते हैं अगर आपके पास कोई वास्तविक संख्या r और मीट्रिक स्पेस का कोई बिंदु x इस प्रकार विद्यमान हो कि A के प्रत्येक बिंदु y के लिए x और y की जो दूरी है दैट इज लेस देन और इक्वल टू r हो। यानी कि समुच्चय के प्रत्येक बिंदु की x से जो दूरी है अगर वह r या r से छोटी रहती है तो हम कहते हैं कि जो A है वो परिबद्ध है। या दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि A is said to be, if A is a subset of x then this A is said to be bounded if there exists a closed sphere SR comma x such that A is contained in SR comma x। कि कोई उपसमुच्चय A जो कि मीट्रिक स्पेस x कॉमा d का उपसमुच्चय है वो परिबद्ध कहलाता है यदि आपके पास कोई ऐसा क्लोज्ड स्फीयर S जिसका केंद्र R और रेडियस R, केंद्र x और रेडियस R इस प्रकार विद्यमान हो कि जो A है वो उस क्लोज्ड स्फीयर SR, x का उपसमुच्चय है।
नेक्स्ट डेफिनेशन है मेरी बाउंडेड सीक्वेंस, परिबद्ध अनुक्रम। तो कोई सीक्वेंस xn be a sequence of a metric space, then this sequence is said to be bounded sequence if the range of xn is bounded set। कि किसी मीट्रिक स्पेस के अनुक्रम xn को हम परिबद्ध अनुक्रम कहते हैं अगर इस अनुक्रम का जो परिसर है वो भी परिबद्ध समुच्चय हो। और परिबद्ध समुच्चय के लिए मैंने ऊपर डेफिनेशन बताई है कि परिबद्ध समुच्चय के प्रत्येक जो बिंदु है उसका किसी बिंदु x से जो दूरी है दैट इज लेस देन और इक्वल टू r हो। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर उस अनुक्रम की परिसर परिबद्ध समुच्चय रहती है तो हम कहते हैं कि जो हमारा सीक्वेंस है वह एक बाउंडेड सीक्वेंस या परिबद्ध अनुक्रम है। तो आज इतना ही, कल और कुछ डेफिनेशंस हम स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।